नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्ट्रीमिंग डीके में। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं पर्यावरण अध्ययन से संबंधित 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। जी हाँ दोस्तों, प्रश्न काफी सिलेक्टेड क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपको आपके आने वाली कोई भी टाटा एग्जाम जिसकी तैयारी में आप लगे हुए हैं उसके लिए बहुत ही उपयोगी साबित होंगे। तो चलिए और देखते हैं आज के हमारे पर्यावरण अध्ययन से संबंधित 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। और इन 30 प्रश्नों के माध्यम से आप अपना पर्यावरण का टेस्ट भी यहाँ पर कंप्लीट कर सकते हैं और आप अपना उत्तर जो है वो कमेंट्स में दे सकते हैं। तो चलिए और स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज के पर्यावरण के प्रश्न। तो फर्स्ट क्वेश्चन आ रहा है यहाँ पर, भारत का पहला कार्बन डाइऑक्साइड मापन स्तंभ जो था ये किस प्रदेश में लगाया गया था? तो 4 विकल्प आपके सामने है, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र या फिर उत्तराखंड। तो देखिए यहाँ पर भारत का सबसे पहला कार्बन डाइऑक्साइड मापन स्तंभ जो था ये लगाया गया था, ऑप्शन डी होगा यहाँ पर उत्तराखंड में। तो उत्तराखंड हमारा इसमें सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन आता है यहाँ पर, निम्नलिखित में से क्या वन्य जीव व्यापार निगरानी नेटवर्क है? तो कौन सा यहाँ पर वन्य जीव व्यापार निगरानी नेटवर्क है उसे हमें पहचानना है, जो कि 4 विकल्प इस प्रकार से है, ट्रैफिक, डिस, अनहैबिटेट या डी है पेटा। तो यहाँ पर वन्य जीव व्यापार निगरानी नेटवर्क जो है उसे कहा जाता है ऑप्शन ए ट्रैफिक। जी हाँ, ट्रैफिक जो है द वाइल्ड लाइफ ट्रेड मॉनिटरिंग नेटवर्क है और इसी को हम वन्य जीव व्यापार निगरानी नेटवर्क भी कहते हैं। साथ ही साथ इसकी स्थापना से संबंधित प्रश्न आता है तो 1976 में इसकी स्थापना हुई है और इसके मुख्यालय को भी पूछा जाता है तो इसका मुख्यालय जो है न्यूयॉर्क में है। तो इस प्रकार से हमारा उत्तर हो जाता है ट्रैफिक। अगला क्वेश्चन आता है यहाँ पर, ब्रह्मगिरी राष्ट्रीय उद्यान जो है ये किस प्रदेश में है? तो ब्रह्मगिरी राष्ट्रीय उद्यान जो है ये केरल, कर्नाटक, उड़ीसा या असम में। तो आप अपना उत्तर जरूर दीजिएगा। तो यहाँ पर उत्तर हो जाता है कर्नाटक। कर्नाटक राज्य के कोदगु जिले के अंतर्गत ये आता है जो कि 181 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में ये फैला हुआ है, ब्रह्मगिरी राष्ट्रीय उद्यान। अगला क्वेश्चन आता है, अरलम वन्य जीव अभ्यारण्य किस प्रदेश में स्थित है? देखिए कभी कभी नाम आपको इस प्रकार से देखने को मिल सकता है, कहीं पर ये अरालम भी मिल सकता है नाम, तो नाम से आप कंफ्यूज मत होइएगा, दोनों एक ही है, कोई दिक्कत नहीं है। और ये उड़ीसा, पंजाब, केरल, मणिपुर, इनमें से किस राज्य के अंतर्गत आते हैं अरलम या अरालम वन्य जीव अभ्यारण्य? तो ये आता है यहाँ पर ऑप्शन जो सी होगा, केरल राज्य के अंतर्गत ये आता है और ये 55 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैला हुआ अभ्यारण्य है। अगले क्वेश्चन की ओर जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से पर्यावरणीय प्रदूषण या प्रदूषक का जैव संकेतक है? डायटम, मूंगा चट्टान, मछलियां या फिर लाइकेन। तो देखिए यहाँ पर पर्यावरणीय प्रदूषक का जो जैव संकेतक या संसूचक या जिसे हम इंडिकेटर भी कह सकते हैं, तो ये होता है यहाँ पर ऑप्शन जो डी होगा, लाइकेन। जी हाँ, लाइकेन जो होता है इसे पर्यावरणीय प्रदूषक का जैव संसूचक कहा जाता है। तो ऑप्शन डी बनेगा इसके लिए सही उत्तर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, शेर की पूंछ वाला मकाक जो है ये कहाँ पाया जाता है? पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट, पूर्वी हिमालय या फिर पश्चिमी हिमालय। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि शेर की पूंछ वाला जो मकाक होता है ये पाया जाता है पश्चिमी घाटों में। तो ऑप्शन जो बी होगा इसके लिए यहाँ पर सही उत्तर बनेगा, पश्चिमी घाट। और ये भारत की एक लुप्त होती हुई प्रजाति है, शेर की पूंछ वाला मकाक। अगला क्वेश्चन आता है, कूनो वन्य जीव अभ्यारण्य किस प्रदेश के अंतर्गत आता है? आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र या फिर डी है मध्य प्रदेश। तो देखिए कूनो वन्य जीव अभ्यारण्य जो है ये आता है ऑप्शन डी, मध्य प्रदेश राज्य के अंतर्गत। और मध्य प्रदेश राज्य के अंतर्गत आने वाला ये अभ्यारण्य जो है इसे कूनो पालपुर वन्य जीव अभ्यारण्य के नाम से भी जाना जाता है और ये मध्य प्रदेश के ग्वालियर से लगभग 200 किलोमीटर दूर स्थित है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, पश्चिमी घाट इलाके के संरक्षण की सिफारिश किस विशेषज्ञ ने की थी? तो यहाँ पर आपको पहचानना है कि पर्यावरण संरक्षण से संबंधित जो हमारा पश्चिमी घाट है इसके संरक्षण की सिफारिश किस विशेषज्ञ ने की थी? देवेंद्र पांडे, डॉक्टर माधव गाडगिल, स्वामीनाथन, मुकेश ऋषि। तो यहाँ पर हमारा उत्तर हो जाता है डॉक्टर माधव गाडगिल जो है इन्होंने पश्चिमी घाट के इलाके के संरक्षण की सिफारिश की थी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी सिंथेटिक ईंधन का मुख्य स्रोत है? बायोमास, प्लास्टिक या फिर कोयला
और डी है तेल। तो यहाँ पर जो कोयला होगा ये हमारा इसमें सही उत्तर होगा। सिंथेटिक ईंधन में सिंथेटिक ईंधन का मुख्य स्रोत है यहाँ पर कोयला। अगला क्वेश्चन आता है, भारत में निम्नलिखित में से किस पर स्वच्छ ऊर्जा उपकर जो है ये लगाया जाता है? गैसोलीन, गृह निर्मित कोयला, आयातित कोयला, या डी है 2 और 3 दोनों ही। तो यहाँ पर कह सकते हैं हम गृह निर्मित कोयला और आयातित कोयला दोनों पर स्वच्छ ऊर्जा उपकर जो होता है ये लगाया जाता है। ऑप्शन डी बनेगा इसके लिए सही उत्तर। अगला क्वेश्चन आता है यहाँ पर, डीडीटी जो है ये कौन सा प्रदूषण उत्पन्न करता है? वायु, जल, या फिर मिट्टी, या फिर सभी प्रकार का? तो देखिए डीडीटी जो होता है एक अपघटनीय प्रदूषक होता है और ये जल, वायु, मिट्टी तीनों को ही प्रदूषित करता है। तो यहाँ पर उत्तर बनेगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन आता है, जेट्रोफा के अलावा निम्नलिखित में से किस पेड़ के बीज का तेल भारत के सैकड़ों परियोजनाओं के लिए संयंत्र चालक के रूप में साबित हुआ? तो उसे आपको यहाँ पर पहचानना है। अर्चिस हाइपोगेया, या फिर पोंगामिया पिन्नाटा, ब्यूटिया मोनोस्पर्मा, या फिर डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर हमारा जो उत्तर होता है ये होता है पोंगामिया पिन्नाटा। और ये पोंगामिया पिन्नाटा जो होता है जिसे हम अपने क्षेत्रीय भाषा में, बोली में हम कहते हैं करंज या कंजी, है ना। कहीं कहीं पर ये कंजी के नाम से जाना जाता है, कहीं पे इसको करंज बोला जाता है। और इसका जो वनस्पति नाम है वो है पोंगामिया पिन्नाटा। तो इसका तेल जो होता है ये सैकड़ों परियोजनाओं के लिए संयंत्र चालक के रूप में साबित हुआ है। अगले क्वेश्चन की ओर जाते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित प्रोटोकॉल में कौन सा एक्सेस और बेनिफिट शेयरिंग तंत्र, जिसे हम एबीएस भी कहते हैं, से संबंधित है? तो हमें इस प्रोटोकॉल को देखना है जो एक्सेस और बेनिफिट शेयरिंग, जिसे हम संक्षिप्त में एबीएस कहते हैं, इस तंत्र से संबंधित है। क्योटो प्रोटोकॉल, नागोया प्रोटोकॉल, या फिर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, या फिर डी है जेनेवा प्रोटोकॉल। तो यहाँ पर हमारा जो उत्तर होगा ये हो जाता है इसके अंतर्गत बी, नागोया प्रोटोकॉल जो है ये एबीएस, जिसे हम एक्सेस बेनिफिट शेयरिंग कहते हैं, इस तंत्र से ये संबंधित है। और ये 29 अक्टूबर 2010 को हस्ताक्षरित हुआ था। तो बी विकल्प यहाँ पर इसके लिए सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर, सल्फर डाइऑक्साइड के प्रदूषण का जैविक सूचक है? तो देखिए सल्फर डाइऑक्साइड यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड का जो प्रदूषण होगा ये वायु प्रदूषण होगा। और वायु प्रदूषण के सूचक के रूप में कौन यहाँ पर जैविक सूचक का काम करेगा? तो काई, धुआं, बायोफ्राइटा, या फिर डीएन में से कोई नहीं। तो यहाँ पर उत्तर हो जाता है हमारा काई। काई जो होगा यहाँ पर वायु प्रदूषण के सूचक के रूप में भूमिका निभाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, ओजोन परत को हानि पहुंचाने वाला घरेलू उपकरण कौन सा होगा? यहाँ पर कंप्यूटर, टेलीविजन, एयर कंडीशनर, या फिर कूलर। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो एसी होगा, जो एयर कंडीशन होगा, ये ओजोन परत को क्षति पहुंचाने वाला घरेलू उपकरण होगा, क्योंकि इसके द्वारा जो गैस उत्सर्जित होती है वो सीएफसी होती है, जिससे कि ओजोन परत में क्षति होती है। अगला क्वेश्चन आता है यहाँ पर, पृथ्वी पर इस समय उपस्थित जीवों के उत्तरजीविता के लिए सबसे बड़ा खतरा किससे है? तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जीवों के उत्तरजीविता के लिए सबसे बड़ा खतरा विकिरण से, मरुस्थली भवन से, वनों को नष्ट करना से, या फिर ग्लेशियर के निर्माण से। तो सबसे बड़ा खतरा जो होगा ये वनों को नष्ट करना, ये मानव या जीवों के उत्तरजीविता के लिए सबसे बड़ा खतरा इसी से होता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर उत्तर हो जाता है। अगला क्वेश्चन आता है, GSLV शब्द का पूर्ण रूप क्या होगा? तो GSLV शब्द का पूर्ण रूप GA सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, या फिर ग्लोब सैटेलाइट लिंक व्हीकल का, या फिर जियो स्टेशनरी सोलर लाइट व्हीकल का, और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर हम कहेंगे GSLV जो होगा ये जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल का ही को संक्षिप्त में कहा जाता है GSLV। अगला क्वेश्चन आता है, टेलीविजन रिमोट कंट्रोल किस प्रकार के तरंगों का उपयोग करता है? तो टेलीविजन रिमोट कंट्रोल अवरक्त, एक्स, गामा दृश्य। तो यहाँ पर उत्तर हो जाता है हमारा अवरक्त विकिरणों का, इंफ्रारेड विकिरण जो होते हैं इनका उपयोग होता है टेलीविजन रिमोट कंट्रोल के अंतर्गत। चलिए अगला क्वेश्चन आता है, इकोसिस्टम अपघटक के अंतर्गत हम किसको सम्मिलित किया जाता है? जीवाणु कवक को, केवल सूक्ष्म जीव को, या फिर सी है दोनों, और डी है उपरोक्त दोनों एवं बड़े जीव को। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि इसके अंतर्गत हम उपरोक्त दोनों को ही उपयोग में लाते हैं, जीवाणु कवक और सूक्ष्म जीव दोनों को।
अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, जब मोर सर्प को खाता है, सर्प इंसेक्ट यानी कि कीड़े को खाता है, वह इंसेक्ट जो है यानी कि कीड़े जो है ये पौधों को खाते हैं, तो मोर को हम यहाँ पर क्या कहेंगे? बहुत अच्छा प्रश्न है। आपको एक कड़ी दे रखी है और इसी कड़ी को आपको समझना है। तो जो कीड़े हैं वो खा रहे हैं पौधे को, तो पौधे यहाँ पर जो उत्पादक हैं और प्राथमिक उपभोक्ता कीड़ा हो गया। कीड़े को सर्प खा रहा है, सर्प यहाँ पर द्वितीय उपभोक्ता हो गया और मोर यहाँ पर तृतीय उपभोक्ता या सर्वोच्च उपभोक्ता हो जाता है। तो ये भोजन पिरामिड के शीर्ष होगा यहाँ पर मोर, क्योंकि ये तृतीय उपभोक्ता है और तृतीय उपभोक्ता जो होता है वो पिरामिड के शीर्ष पर होता है और उसके बाद जो होते हैं अपघटक होते हैं। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि भोजन पिरामिड का जो शीर्ष होगा ये होगा यहाँ पर मोर। तो इसके लिए डी विकल्प जो होगा ये हमारा इसमें सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन आता है, पारिस्थितिकी तंत्र में उपस्थित जीवों की संख्या। तो पहले यहाँ पर आपको समझना है कि आपको जीवों की संख्या भार व ऊर्जा के आधार पर क्रमण सारे यदि इनको दर्शाया जाए तो जो बनने वाले आकृति होगी वो कौन सी होगी? तो देखिए ये जीवों की संख्या आप देखते हैं तो इस पूरी पृथ्वी के ऊपर सबसे ज्यादा संख्या जो होती है वो किसकी होती है? तो वो उत्पादकों की होती है, यानी कि जो पेड़ पौधे होते हैं ना उनकी होती है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं उत्पादक जो पेड़ पौधे होंगे उनकी सबसे ज्यादा संख्या होगी। फिर उसके बाद हम चलते हैं तो थोड़ा सा उससे कम जो है वो होते हैं प्राथमिक उपभोक्ता यानी कि इनको खाने वाले। फिर उसके बाद इनको कम खाने वाले जो होते हैं वो द्वितीयक, फिर उससे कम खाने वाले तृतीयक होते हैं। तो इस प्रकार से हम जब बनाते हैं तो ये एक प्रकार की पिरामिड आकृति जो होती है बन जाती है। तो यहाँ पर विकल्प है त्रिभुज, पिरामिड, स्तंभ, षटकोण। तो विकल्प बी जो होगा हमारा पिरामिड यहाँ पर सही उत्तर होगा, जो कि जीवों की संख्या, भार और ऊर्जा सभी के आधार पर बना हुआ है। तो यहाँ पर पिरामिड इसमें उत्तर हो जाता है। अगला क्वेश्चन आता है, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का जो पिरामिड होता है तो वो कैसा होता है? तो अभी के वाले क्वेश्चन को आपने पहले वाले क्वेश्चन को देखा हो ध्यान से, तो आपने देखा कि ऊर्जा का जो पिरामिड होता है, जीव संख्या का, भार का, ये सभी पिरामिड जो होते हैं ये सदैव सीधे बना करते हैं। तो ऑप्शन ए इसके लिए यहाँ पर सही उत्तर हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, किसी पारिस्थितिक तंत्र के समस्त अपघटक नष्ट होने पर कौन सा चक्र सबसे ज्यादा प्रभावित होगा? ऋतु चक्र, जल चक्र, या फिर जैव भू रासायनिक चक्र, या फिर गैसीय चक्र? तो यहाँ पर हमारा जो सही उत्तर होगा वो हो जाता है जैव भू रासायनिक चक्र। देखिए जैव भू रासायनिक चक्र कैसे? क्योंकि जब कोई भी जीव मरता है तो यहाँ पर जो अपघटक होते हैं वो क्या करते हैं, उस जीव का अपघटन करते हैं, चाहे वो पेड़ पौधे हो, वनस्पति हो या कोई सा भी जीव हो, सभी को नष्ट अपघटित करने का कार्य यहाँ पर करते हैं अपघटक। और उन जीवों से जो पोषक तत्व होते हैं वो मिला दिए जाते हैं मिट्टी के अंदर, अपघटकों के द्वारा उन्हें मिट्टी में मिला दिया जाता है। अब निश्चित रूप से यदि अपघटक नहीं होंगे तो फिर उसका अपघटन नहीं होगा और पोषक तत्व जो है मिट्टी में नहीं आएंगे। तो इस प्रकार से हमारा जैव भू रासायनिक चक्र जो होगा ये प्रभावित हो जाएगा इसके अंदर। अगला क्वेश्चन आता है यहाँ पर, पीडोलॉजी जो है इसमें किसका अध्ययन होता है? चट्टानों का, मृदाओं का, फसल के रोगों के अध्ययन का, या फिर जंतुओं के चलन का? तो यहाँ पर हम कह सकते हैं पीडोलॉजी जो होती है ये मृदा का अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है, मिट्टी का अध्ययन जो है ये इसमें होता है। बी विकल्प होगा यहाँ पर सही उत्तर इसके लिए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, विभिन्न प्रकार के कवक किस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं? उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक, या फिर अजैविक? तो यहाँ पर बात की गई है कवक की, और कवक जो है, कवक सूक्ष्म जीव, ये आते हैं अपघटक की श्रेणी में। तो जी हाँ, विकल्प सी यहाँ पर होगा इसके लिए बिल्कुल सही उत्तर। अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक जातिगत विविधता जो होती है ये कहाँ पर पाई जाती है? तो सर्वाधिक जातिगत विविधता जो होती है टुंड्रा प्रदेश, टेगा प्रदेश, विषुवतरेखी सदाबहार वन, या फिर पतझड़ वन? तो यहाँ पर हम कहें विषुवतरेखी सदाबहार जो वन होते हैं यहाँ पर सबसे ज्यादा जातिगत विविधता पाई जाती है, जिसे हम भूमध्य रेखी वन भी कह सकते हैं, जो भूमध्य रेखा पर पाए जाते हैं। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा जातिगत विविधता होती है। इसी के साथ में यदि हम बात करें, जैसे यहाँ पर एक हम ग्लोब का निर्माण कर लेते हैं और ये पृथ्वी मान लेते हैं, तो यहाँ पर जो बीच की रेखा जिसे भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा के नाम से जाना जाता है, यहाँ पर सबसे ज्यादा विविधता हमें देखने को मिलती है।
और जो भी क्षेत्र यहाँ पर या महाद्वीप जो है जो भी यहाँ पर आते हैं उनमें भी निश्चित रूप से ये प्रश्न बनेगा। और इसी के साथ साथ सबसे कम विविधता की बात की जाए तो यहाँ जो पृथ्वी के ध्रुवीय क्षेत्र होते हैं यहाँ पर सबसे कम जैव विविधता देखने को आपको मिलेगी। तो ये प्रश्न जरूर आप ध्यान रखिएगा, ज्यादा वाला, कम वाला और कहाँ किस महाद्वीप के अंतर्गत। तो इसी के साथ में हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे कम जैव विविधता जो होगी ये कहाँ पाई जाएगी? तो विषुवत रेखीय प्रदेश, शीतोष्ण कटिबंध, उपोष्ण कटिबंध या फिर ध्रुवीय प्रदेश। तो निश्चित रूप से उत्तर हो जाएगा हमारा ध्रुवीय प्रदेश में, यहाँ पर सबसे कम होगी। अभी आपने क्वेश्चन पहले वाले को देखा ही है। इसी के साथ में अगला क्वेश्चन है फिर वहां पर महाद्वीप से संबंधित, तो सर्वाधिक जैव विविधता जो होगी किस महाद्वीप में पाई जाएगी? तो अभी आपको बताया कि जो महाद्वीप आपकी भूमध्य रेखा पर शामिल है वहां पर सबसे ज्यादा आपको देखने को मिलेगी, और इसमें आता है अफ्रीका, एशिया, यूरोप या फिर उत्तर अमेरिका। तो यहाँ पर उत्तर हो जाता है हमारा अफ्रीका महाद्वीप। जी हाँ, अफ्रीका पहला विकल्प इसके लिए सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत की प्रचुर जैव विविधता के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी कौन सा कारक है? भौगोलिक दशाएं, राजनीतिक, आर्थिक या फिर वैज्ञानिक। तो यहाँ पर देखिए जो हमारी भौगोलिक दशाएं हैं भारत की, वही जिम्मेदार है हमारे यहाँ पर प्रचुर जैव विविधता के लिए, क्योंकि राजनीतिक, आर्थिक, वैज्ञानिक दशाएं इसके लिए कोई जरूरी नहीं है। तो भौगोलिक दशाएं जो होंगी यही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण उत्तरदायी होंगी। विकल्प है इसके लिए सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन आता है, जैव विविधता की प्रचुरता के तथा क्षेत्र विशेष जीवों की प्रमुखता वाले संवेदनशील स्थलों को हम क्या कहते हैं? तो देखिए जहां पर जैव विविधता की प्रचुरता हो तथा क्षेत्र विशेष हो, जीवों की प्रमुखता वाले क्षेत्र हो और साथ ही संवेदनशील स्थल हो, तो उन्हें हम क्या कहते हैं? शीत स्थल, तप्त स्थल या हरित स्थल या फिर लाल स्थल। तो उन्हें हम कहेंगे तप्त स्थल। जी हाँ, हॉट स्पॉट। तो ये कहलाते हैं हॉट स्पॉट, ठीक है ना। तो इन्हें तप्त स्थल के नाम से भी जाना जाता है या हॉट स्पॉट भी कहा जाता है। तो इस प्रकार विकल्प बी जो होगा ये हमारा इसमें सही उत्तर हो जाता है। अगला क्वेश्चन आता है, डीडीटी क्या होता है? प्रतिजैविक, जैव अपघटनी प्रदूषक, गैर जैव अपघटनी प्रदूषक या फिर डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहां पर हम कहेंगे डीडीटी जो होता है ये एक गैर जैव अपघटनी होता है, जिसे हम नॉन बायोडिग्रेडेबल भी कहते हैं। तो यहाँ पर नॉन ब्रो लिखा है, तो ये ब्रो नहीं है, थोड़ा सा मिसप्रिंट है, बायोडिग्रेडेबल, ठीक है, नॉन बायोडिग्रेडेबल ये होगा। जो जीव जंतु है जो है इसे अपघटित नहीं कर सकते हैं। तो इस प्रकार से विकल्प सी इसके लिए यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाता है। चलिए तो दोस्तों यहाँ पर आज के पर्यावरण अध्ययन से संबंधित जो 30 प्रश्न थे, एक प्रश्न हमने आपको एक्स्ट्रा यहाँ पर उपलब्ध करवाया है, तो ये समाप्त होते हैं। और क्वेश्चन आपको कैसे लगे आज की कमेंट्स जरूर कीजिएगा, और कमेंट्स करना मत भूलिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब तो आप कर ही देंगे, इसी आशा उम्मीद के साथ। धन्यवाद, और जल्द ही मिलते हैं एक और नई किसी अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।